गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा सेकंड पेपर है मानव भूगोल, उसी में सेकंड सेक्शन में टॉपिक है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, जो कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत में क्या बताया है और क्या इस सिद्धांत की प्रक्रिया रही है। ये जो सिद्धांत है ये मुख्य रूप से मानव प्रजातियों के उद्भव और उनका किस प्रकार से विश्व के विभिन्न भागों में विस्तार पाया जाता है उससे संबंधित है। ग्रिफिथ टेलर जो हैं, इन्होंने सन 1919 में मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित अपना एक नवीन सिद्धांत संकल्पना प्रस्तुत की, जो कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत यानी कि माइग्रेशन जोन थ्योरी या फिर कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत, इसे जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी भी कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर जो हुए हैं, इनके ऊपर डार्विन के विकासवादी सिद्धांत जो था उसका बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा और उनका प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो है वो उनके ऊपर पड़ने वाले डार्विन के सिद्धांत का जो उन पे प्रभाव पड़ा उससे प्रभावित है। ग्रिफिथ टेलर ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत के माध्यम से मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या जो है वो क्षेत्र और समय के संदर्भ में प्रस्तुत की है। अगर हम देखें तो ग्रिफिथ टेलर ने क्या बताया कि जो मध्य एशिया का भाग है, सेंट्रल एशिया, उसको उन्होंने विभिन्न मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल, उद्गम केंद्र माना, जिसे उन्होंने मानव प्रजातियों का पालना यानी क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेसेस कहा है, क्रेडल लैंड ऑफ ह्यूमन रेसेस की संज्ञा दी है। और इन्होंने कहा कि प्लीस्टोसिन युग के जो प्लीस्टोसिन काल में जो हिमयुग आए और हिमयुग के दौरान क्या हुआ कि मध्य एशिया वाला ये जो भाग था, यहाँ पर हिमाच्छादन होने से, मतलब बर्फ जम जाने से जलवायु अधिक शीतल हो जाने की वजह से रहने की अयोग्य हो गई और उसकी वजह से मानव प्रजातियां जो हैं वो यहाँ से बाहर दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गई। और फिर जब यहाँ पर वापस हिमयुग के बाद अंतर हिमयुग आया, जो कि गर्म जलवायु का समय था, उस समय वापस यहाँ पर प्रजातियों का विकास हुआ और फिर वापस जब हिमयुग आया तो वो प्रजातियां भी यहाँ से बाहर प्रवास कर गई और इस प्रकार जो प्लीस्टोसिन काल में हिमयुगों के बीच में अंतर हिमयुग आए, जो कि अपेक्षाकृत गर्म जलवायु वाला समय था। उस समय यहाँ पर गर्म जलवायु थी। उस समय यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों का उद्भव हुआ, उनका विकास हुआ और जैसे ही हिमयुग आता था तो ये प्रजातियां इस क्षेत्र से बाहर दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रवास करती गई। तो इस प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने बताया है कि प्लीस्टोसिन युग में 4 बड़े हिमयुग और उनके बीच बीच में गर्म अंतर हिमयुग आए और मध्य एशिया की जलवायु जो है वो अपेक्षाकृत रूप से गर्म थी और यह शीतोष्ण घास क्षेत्र यानी स्टेपी प्रदेश के रूप में था। और जलवायु परिवर्तन से हिमयुग के बीच में अंतर हिमयुग आए और मानव प्रजातियों का उद्भव जो है वो विभिन्न अंतर हिमयुगों की अवधि में हुआ है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार इस क्षेत्र में यानी कि मध्य एशिया का जो भाग है, जिसे उन्होंने मानव प्रजातियों का पालना कहा है, यहाँ पर विकसित होने वाली पहली प्रजाति जो थी मानव प्रजाति वो है निग्रिटो प्रजाति, जिसका कि मध्य एशिया में विकास हुआ। अब कालांतर में क्या हुआ कि निग्रिटो प्रजाति का यहाँ पर विकास हो गया। फिर हिमयुग का जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ, हिमयुग आया, सब जगह जलवायु अति शीतल हो गई, बर्फ ही बर्फ जम गई। तो जलवायु शीतल होने से ये जो क्षेत्र था ये मानव निवास के अयोग्य हो गया और यहाँ की जो निग्रिटो प्रजाति थी वो यहाँ से प्रवास कर गई। अपेक्षाकृत गर्म जलवायु वन प्रदेश जो कि नीचे दक्षिण की ओर खिसक गया था, वहां पर ये लोग प्रवास कर गए दक्षिण की ओर। और प्रथम हिमयुग की समाप्ति पर क्या हुआ कि वापस मध्य एशिया की जलवायु जो है वो उष्ण हो गई, अपेक्षाकृत थोड़ी गर्म हो गई। वहां पर वनस्पति और जीवों की पेटी जो थी वो वापस वहां पर उत्तर की तरफ खिसक गई। तो दक्षिण में प्रवासित जो निग्रिटो प्रजाति के लोग थे, जो कि मध्य एशिया वाले भाग में हिमयुग के आगमन पर दक्षिण की ओर प्रवास कर गए थे,
उनमें से कुछ लोग तो वापस लौट आए, लेकिन अधिकांश लोग जो थे वो वापस मध्य एशिया में नहीं लौटे, बल्कि अपने जो उन्होंने जिन क्षेत्रों में प्रवास किया था वहीं पर वो लोग रहने लगे। इस प्रकार मानव समुदाय जो था वो दो वर्गों में बंट गया। एक तो उष्ण कटिबंध में निग्रिटो और दूसरे मध्य एशिया में निग्रो प्रजाति। ठीक है कि मध्य एशिया में निग्रिटो के बाद जो प्रजाति का विकास हुआ, जिस प्रजाति का, वो निग्रो लोग थे। तो इस प्रकार मानव समुदाय जो है वो दो वर्गों में बट गया, एक तो उष्ण कटिबंध में निग्रिटो और दूसरे मध्य एशिया में निग्रो प्रजाति। फिर क्या हुआ कि वापस अंतर हिमयुग के बाद जब द्वितीय हिमयुग आया तो मध्य एशिया से पुनः लोगों का बड़ी संख्या में प्रवास हुआ और इन्होंने पहले से रहने वाली प्रजाति के लोगों को बाहर की ओर खदेड़ दिया, जिससे वे मानव समूह बाहर की ओर स्थानांतरित होते गए और प्रत्येक अंतर हिमयुग में मध्य एशिया की भूमि पर नवीन मानव प्रजाति का उद्भव संभव हुआ। जैसे ही अंतर हिमयुग आता, मध्य एशिया में नई प्रजाति का उद्भव होता और यहाँ पर जो लोग मतलब पहले वाले लोग थे उनको बाहर की ओर खदेड़ दिया जाता था और नवीन प्रजाति यहाँ पर रहने लगती थी। फिर वापस जब हिमयुग आता था तो ये लोग प्रवासित हो जाते थे यहाँ से, अंतर हिमयुग आने पे वापस भी आते थे कुछ लोग, तो भी नई प्रजाति इन लोगों को यहाँ से खदेड़ देती थी और वो यहाँ पर रहने लगती थी। तो ये जो प्रक्रिया थी ये हिमयुग और अंतर हिमयुगों में चलती रही। सभी प्रजातियों का विकास जो है वो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार क्रमिक रूप से मध्य एशिया में ही हुआ है, जहां से ये लोग धीरे धीरे करके बाहर के क्षेत्रों की ओर प्रवास करते गए। तो ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि यहाँ पर क्रमशः मतलब सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति का विकास हुआ मध्य एशिया में, फिर निग्रो प्रजाति का विकास हुआ, फिर ऑस्ट्रेलाइड आए, फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग आए, फिर अल्पाइन और मंगोलाइड। इस प्रकार से ये जो प्रजातियां थी ये एक के बाद एक क्रमिक रूप से मध्य एशिया में इनका उद्भव हुआ, विकास हुआ और ये लोग यहाँ से प्रवास करते गए। अगर हम ये मैप देखें तो इसमें आप ये देखें, ये वाला जो है संकेत चिन्हों में मंगोलिक लोग जो है वो इन बड़े बड़े डॉट से दिखाया गया और ये वाला जो भाग है ये सेंट्रल एशिया का भाग है। ठीक है, तो जो अंतिम प्रजाति यहाँ पर आई जिसका विकास हुआ वो मंगोलाइड थे और ये हम आज भी देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में मंगोल प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो ये अंतिम प्रजाति जो थी ये यहाँ पर है और जबकि पहली प्रजाति जो निग्रिटो थे वो आप यहाँ देखोगे ये डार्क ब्लैक कलर से दिखाया हुआ, ये वाले ये यहाँ पे, तो ये लोग जो है ये सबसे दूर, सबसे मतलब महाद्वीपों के बाहरी किनारों की ओर प्रवास कर गए। इसके बाद इनके बाद निग्रो आए थे, निग्रिटो के बाद वो ये वाले क्षेत्र जो है चेक से दिखाया हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलाइड्स आए, ये ऑस्ट्रेलाइड्स के एरियाज है। फिर आए भूमध्य रेखीय लोग, वो ये वाले जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखीय वाले क्षेत्र है। फिर आए नॉर्डिक ये वाले जो एरिया है ये नॉर्डिक लोगों का है। फिर आए अल्पाइन, ये वाली जो है मतलब चौड़ी चौड़ी लाइंस जो है ये अल्पाइन लोग हैं। और फिर लास्ट में आए हैं मंगोलिक जो कि यहाँ मध्य एशिया में आज भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो है ये दिया और इन्होंने कहा कि सभी प्रजातियों का उद्भव केंद्र जो है वो मध्य एशिया का भाग था और समय के साथ साथ जैसे ही हिमयुग और अंतर हिमयुग आते गए एक के बाद एक, तो यहाँ पर प्रजाति जो नई प्रजाति आती थी वो पुरानी प्रजाति को खदेड़ देती थी और वो लोग बाहर प्रवास कर जाते थे और मध्य एशिया के भाग में नवीन प्रजाति जो है वो रहने लगती थी। तो ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि सबसे पहले विकसित मानव प्रजातियां महाद्वीपों के बाहरी पेटी में पाई जाती हैं और बाद में विकसित होने वाली प्रजातियां जो है वो क्रमशः महाद्वीपों के आंतरिक पेटी में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे बाद में विकसित होने वाली मंगोलाइड प्रजाति अभी भी मध्य एशिया और समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करती, जैसा कि यहाँ पे हमें इस मैप में दिख रहा है। स्थानांतरण के कारण नए पर्यावरण से उन मानव समुदायों को समायोजन करना पड़ता था, जिसके कारण मनुष्य के शारीरिक लक्षणों जैसे कि त्वचा रंग, सिर, बाल, नाक आदि की आकृति, कद में भी परिवर्तन होता था। अब क्या हुआ कि जो मध्य एशिया से प्रजातियां बाहर दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रवास किया उन्होंने, तो वहां की किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं हैं, उसका प्रभाव प्रवासित मानव
प्रजाति के ऊपर पड़ता था। जैसे कि अगर हम आज देखें तो निग्रिटो लोग जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। वहां पर जलवायु क्या होती है, बहुत अधिक गर्म होती है। इसकी वजह से उनकी जो त्वचा का रंग है वो अगर आप लोगों ने देखा हो तो काला होता है। उनके बाल जो होते हैं वो घुंघराले होते हैं, उनकी नाक चौड़ी होती है। तो ये सारा प्रभाव जो है वो धीरे धीरे मतलब वहां की जलवायु से, वहां के भौगोलिक पर्यावरण से उन प्रजातियों ने समायोजन किया और मतलब कुछ हद तक उनके शारीरिक लक्षणों को वहां की जलवायु और भौगोलिक पर्यावरण ने, भौतिक पर्यावरण ने प्रभावित किया है। नई जलवायु कटिबंधों के प्रभाव से भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों वाली मानव प्रजातियों का उद्भव और विकास जो है वो संभव हुआ है। ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में प्रजातियों से संबंधित कुछ तथ्यों को निम्न साक्ष्य और सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया, जिनके बारे में हम बात करते हैं। पृथ्वी के विशाल भूखंडों में एशिया महाद्वीप की केंद्रीय स्थिति है, ये हम सभी जानते हैं, जिसके बाहर की ओर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका आदि हैं। प्रत्येक महाद्वीप में प्रजातीय कटिबंध पाए जाते हैं जो मध्य एशिया से बाहर की ओर क्रमशः आदिकालीन होते जाते हैं। ठीक है, कि नई प्रजाति जो है वो मध्य एशिया में रहती है और जैसे जैसे हम बाहर किनारों की ओर जाते जाएंगे तो प्राचीन प्रजातियां जो है, पहले वाली प्रजातियां जो है वो पाई जाती है। सर्वाधिक आदिकालीन प्रजातियां महाद्वीपों की बाहरी पेटी में या परिधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और सबसे अंत में विकसित होने वाली प्रजाति जो है वो केंद्रीय भाग यानी कि मध्य एशिया, जिसे कि मानव प्रजातियों का पालना कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है, उद्गम केंद्र में पाई जाती है। तो जो सबसे पहले प्रजातियां विकसित हुई वो सबसे बाहरी किनारों, छोरों पर आज मिलती है महाद्वीपों के, और जो सबसे बाद में विकसित हुई वो महाद्वीपों के केंद्रीय भाग में या मध्य एशिया वाले भाग में मिलती है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विकास की प्रगति सर्वाधिक हुई है वहां भूमि में आदिम प्रजातियों के दबे हुए स्तर सर्वाधिक पाए जाते हैं। यानी कि मध्य एशिया वाला जो भाग है वहां पर सारी प्रजातियों का विकास हुआ एक के बाद एक। तो अगर हम ऊपर से नीचे ऐसे देखें तो जो सबसे आदिम प्रजाति है उसके अवशेष जो है वो सबसे नीचे मिलेंगे, उसके बाद विकसित होने वाली, फिर उसके बाद विकसित होने वाली, और ऊपर सबसे ऊपर जो है वो आज वहां पर अंतिम विकसित प्रजाति यानी मंगोलाइड लोग रहते हैं। मानव प्रजातियों के विकास का क्रम दोनों प्रकार से एक जैसा ही पाया जाता है, चाहे विकास केंद्र यानी कि मध्य एशिया से बाहर की ओर जाते हुए हो, कटिबंधों को पार किया जाए, अथवा विकास केंद्र में ऊपर से नीचे की ओर विभिन्न स्तरों में देखा जाए। ठीक है, दो प्रकार के दिशा होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल इस तरह से, ठीक है, एक होती है वर्टिकल। तो यानी कि ये तो हो गई क्षैतिज और ये हो गई ऊर्ध्वाधर। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि चाहे हम क्षैतिज रूप से देखें चाहे हम ऊर्ध्वाधर रूप से देखें, तो क्षैतिज रूप में देखेंगे हम तो मान लो ये मध्य एशिया है, मध्य एशिया से जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे तो प्रजातियां आदिम होती जाएंगी, यानी कि सबसे बाद में विकसित होने वाली मंगोलाइड मध्य एशिया में है, उसके बाद अल्पाइन, फिर नॉर्डिक, फिर ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, फिर ऑस्ट्रेलाइड, फिर निग्रो, फिर निग्रिटो। और इसी प्रकार उन्होंने कहा अगर हम ऊर्ध्वाधर रूप में यानी कि वर्टिकल रूप में देखें, ऊपर से नीचे की ओर मतलब अवशेष के रूप में, तो सबसे ऊपर मंगोलाइड है आज, जहां पर उनके नीचे दबे हुए अवशेष जो है वो अल्पाइंस के, फिर नॉर्डिक के, फिर भूमध्य सागरीय लोगों के, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के, फिर निग्रो प्रजाति के, और फिर सबसे नीचे दबे हुए जो है वो निग्रिटो प्रजाति के अवशेष मिलते हैं। आदिम प्रजातियां उन प्रदेशों में जीवित पाई जाती हैं जहां पर उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि वे अन्य क्षेत्रों से स्थानांतरित होकर पहुंची हैं। यानी कि आदिम प्रजाति जैसे निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड वगैरह हम देखें तो आज जहां पे ये लोग मिलते हैं, रहते हैं, उन क्षेत्रों में इनका उद्भव नहीं हुआ है, बल्कि ये वहां पर स्थानांतरण द्वारा पहुंची है। इनका उद्भव तो मध्य एशिया में हुआ, मध्य एशिया से ये धीरे धीरे करके जैसे जलवायु की वजह से, मतलब हिमयुग आए उनकी वजह से, या वहां पे जो प्रजातियां बाद में आई जिनका उद्भव हुआ उन्होंने इनको वहां से खदेड़ दिया, तो किसी भी कारण से ये लोग वहां से स्थानांतरित होकर आज जहां पर पाई जाती हैं ये वहां तक पहुंची है।
यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि मध्य एशिया से प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास हुआ है। प्रथम मानव समूह का प्रभाव दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका की ओर हुआ है। द्वितीय प्रवास दक्षिण पूर्वी एशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर और तृतीय प्रवास साइबेरिया होते हुए बेरिंग जल संधि के रास्ते उत्तरी अमेरिका के लिए हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हमने ग्रिफिथ टेलर ने जो मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया है उसके बारे में हमने बात करी। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रिफिथ टेलर ने जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।